हम आना सुबह दिल्ली पहुंचे थे। ट्रेन दिल्ली स्टेशन से जब कुछ फासले पर ठहरी तो अचानक एक तूफानी बदतमीजी आ गया। फौज के दर्जन मुसल्लह जवानों ने फर्स्ट क्लास के दरवाजों पर कब्जा कर लिया। शदीद सर्दी की वजह से मुसाफिरों ने दरवाजे बंद कर रखे थे, वो दरवाजों की बाहर ही लटक गए। उसके साथ ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली, हमारा माथा ठंगा। तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स अचानक पेश आने वाली सूरत हाल ने हमें डगमगा दिया। मेरी तरह यकीनन मेरे दोनों साथियों के दिल भी दहल गए थे, लेकिन यही एक जासूस के इम्तिहान का वक्त होता है। अब कंट्रोल मुझे संभालना था। दूसरे ही लम्हे में तैयार था। जसवंत और नया साथी भी संभल गए। हमने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा। जसवंत ने झुकते हुए मेरे कान में सरगोशी की। हमने दिल्ली में बच निकलने की सूरत में दोबारा मिलने के लिए एक मकाम मुलाकात तय कर लिया था। फौरन ही हमारा मंसूबा भी तरतीब पा गया। यूंदिया ने मेरे सजनों, जसवंत हमारी तरफ देख कर मुस्कुराया। अमान अल्लाह, मैंने और दूसरे साथी ने सरगोशी की। वो हमसे अलहदा होकर बड़ी फुर्ती के साथ डब्बे के अंदर ही अंदर चलता हुआ गायब हो गया। हम दोनों ने अपनी जेबों में रखे पिस्तौल थपथपाए और एक दूसरे का हाथ गर्म जोशी से दबाया। पिस्तौल हमारे फटे हुए कोटों की जेबों में मुंतकिल हो गए थे और बवक्त जरूरत हम उनसे कोई काम भी ले सकते थे, ताकि एक दूसरे को शहादत से भी सरफराज कर सकते थे, जो हमारा आखिरी हरबा था। अपनी सीटें हमने छोड़ दी थी और दोनों एक दूसरे के साथ लगे डब्बे के प्लेटफार्म में मुखालिफ सिमत खुलने वाले दरवाजे से आने लगे। स्टेशन नजदीक आ जाने की वजह से डब्बे में खासी हलचल मची थी। हर कोई अपनी अपनी फिक्र में था। चंद मिनट के लिए लोगों ने सिपाहियों की इस तरह अचानक डब्बों के दरवाजे संभालने का नोटिस जरूर लिया था, लेकिन अब उनको ज्यादा फिक्र अपनी और अपने सामान की थी। स्टेशन के सिग्नल नजर आते ही हमारे दिलों की धड़कन मजीद तेज हो गई। अपने तस्वुर की आंख से हम प्लेटफार्म को घेरे में लेने वाली पुलिस को देख सकते थे। सूबे के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता होते ही मैंने दरवाजे में लगे शीशे को नीचे गिरा दिया। बाहरी हैंडल को पकड़े एक फौजी लटका नजर आ रहा था। कुल्फी जमाने का इरादा है क्या महाराज? मैंने उसके मुतवज्जे होते ही कहा, अंदर आ जाइए। कहते हुए मैंने दरवाजा खोलने वाला बोर्ड भी गिरा दिया। ओ थैंक यू, हम ठीक है। कोई जाट नजर आता था। उसने मेरे सूट बूट से मरूब होते हुए कहा। प्लेटफार्म दूसरी सिमत होने की वजह से उस तरफ कोई मुतवज्जे नहीं था। लोगों ने दूसरी सिमत के दरवाजों पर साजो सामान समेत जलगार की हुई थी। मैंने मुड़कर अपने साथी को आंख से इशारा किया। गाड़ी कल्टा बदल कर अपनी लाइन पर आ रही थी और चंद सेकंड के लिए एक मरहला ऐसा आता था जब एक खास मकाम पर डब्बे से गिराई जाने वाली चीज का इल्म दूसरे डब्बे वालों को सिवाय उन लोगों के जो खास तौर से उस तरफ मुतवज्जे हो न हो पाता। हम उस लम्हे के नजदीक से नजदीक तर हो रहे थे। साथी ने मुझे अपने ऊपर ओढ़े कंबल की ऊट में इस तरह छुपा लिया था कि अंदर से मैं कम से कम देखने पर भी नजर आ सकता था। मेरे हाथ की गिरफ्त अपने कोट की जेब में रखे पिस्तौल पर मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। शदीद सर्दी के बावजूद पसीने में नहा गया था और मैं अपने दिल की बेकाबू धड़कनों के साथ उस लम्हे का मुंतजिर था। मेरे आसाब तन गए, गर्दन में शदीद तनाव महसूस हो रहा था। जैसे ही वो लम्हा आया, मेरे हाथ में पकड़े पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत के साथ बाहर लटके फौजी के सर पर पड़ा। डब्बे के पैदान से लैट्रीन में उसे मुंतकिल करते हुए हमें बमुश्किल आधा मिनट ही लगा था। तमाम सवारियां प्लेटफार्म की मुखालिफ सिमत खुलने वाली खिड़कियों से धड़ निकाले बाहर को लपक रही थी। किसी को कानो कान में खबर न हुई कि डब्बे में क्या कुछ हो रहा है। ट्रेन प्लेटफार्म के नजदीक पहुंच रही थी और हमें कतार अंदर कतार भारतीय फौज के जवान बखूबी मुखालिफ सिमत में नजर आ रहे थे। दरवाजे से बाहर लटके हुए मैंने देखा, इस सिमत में किसी डब्बे के पैदान पर कोई फौजी नजर नहीं आ रहा था। वो सब भी गालिबन डब्बों के अंदर दाखिल हो चुके थे। मैंने अपने साथी की तरफ देखा और दूसरे हिला में हम दोनों बड़ी फुर्ती से नीचे उतरे और प्लेटफार्म की मुखालिफ सिमत एक माल गाड़ी में छिलांगे लगाते दाखिल हो गए। फिर उसी डब्बे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। भारतीय सिक्योरिटी वाले शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे थे और हम दोनों एक दूसरे को नजरों में रखे दीवानवार भाग रहे थे। आगे आगे मैं था और पीछे हमारा नया साथी। अचानक जैसे जमीन ने हमारे पाँव पकड़ लिए, खुद अपना भयानक जबड़ा खोले सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। जमीन पर घुटने टिकाए पोजीशन लिए भारतीय पुलिस का सिपाही हमारे सामने था। उसने चिल्लाते हुए कहा, वोल्ट। मेरे साथी ने जवाब दिया, फ्रंट। वो चौंकना और दूसरे हिला में मेरी जोरदार लात उसके बाजू पर पड़ी। राइफल उसके हाथ से निकलकर उछली और मेरे हाथों ने उसे थाम लिया। अगला लम्हा उस पर कयामत ढा गया। मैंने पूरी कुव्वत से राइफल का दस्ता उसके सर पर दे मारा। वो बेहोश हो गया। राइफल पर फेंक कर हम दोनों दोबारा भागने लगे। इस असना में कुछ लोगों ने जो छुप कर ये तमाशा देख रहे थे शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी चीखों पुकार ने सिक्योरिटी हुकाम को हमारी तरफ मुतवज्जे कर दिया। अब हमें वाज़ेह तौर पर अपने ताक़ुब में आने वालों के नारे और कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। स्टेशन पर रश चूंकि ज्यादा था, इसीलिए अभी तक इस प्लेटफार्म के लोग जिस पर हम भागते भागते आ पहुंचे थे सूरत हाल को समझ न पाए थे। प्लेटफार्म की सीढ़ियां उतरते ही हमने रफ्तार कम कर ली और अब बजाय भागने के हम तेज तेज चल रहे थे। बचने की बज़ाहिर तो कोई सूरत मुमकिन नहीं थी, लेकिन उसे मौजज़ा ही जानिए कि उस प्लेटफार्म पर एक ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। हमने उसे ताइद गैबी जाना। चंद सेकंड के बाद हम दोनों उस ट्रेन के एक खाली डब्बे में अपनी फूली फूली सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। किसी हद तक हम जरूर महफूज हो गए थे, लेकिन खतरा बदस्तूर सर पर मंडला रहा था। इन आहिस्ता आहिस्ता रिंगती हुई आगे बढ़ रही थी। मेरे साथी की जिस्मानी हालत ऐसी नहीं थी कि वह भाग दौड़ में मेरा साथ दे सकता, लेकिन उसे अकेला छोड़ना बुज़दिली
होती जिसका कम अज कम मैं मुस्तमिल नहीं हो सकता था। भागते हुए जहाँ और बहुत सी बातें मेरे जहन में आ रही थी, वहाँ मैंने अपने साथी के मुतालिक भी सोच रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि कम अज कम भागने की मुसीबत से निजात मिल जाए। अब थोड़ी देर के लिए सांसें दुरुस्त करने का मौका मिला तो हमने उसे गनीमत जाना। अभी बमुश्किल हमने अपनी हालत पर काबू पाया ही था कि ट्रेन के ब्रेक चीखने लगे। एक मरतबा फिर हमारे दिल उछल कर हलक में अटक गए। गाड़ी अभी स्टेशन की हदूद से निकल कर बमुश्किल पहले सिग्नल के करीब पहुंचने वाली थी। शायद उसे सिग्नल टाउन नहीं मिला था। हम रेलवे स्टेशन की हदूद से बाहर निकल आए थे। जैसे ही ब्रेक लगने का एहसास हुआ, मैंने अपने साथी का हाथ मजबूती से थाम कर उसे दरवाजे के नजदीक कर लिया। उसने सिर्फ एक मरतबा नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी पुरएतमाद नजरें उसके अज़म की गमखार थी। मुझे यूँ दिखाई दिया जैसे भारतीय सिक्योरिटी अपनी ताकत और इंतजामात समेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ट्रेन के रुकते ही बहुत से दूसरे लोगों के साथ हम भी नीचे उतर गए। हम स्टेशन की हदूद से बाहर तो थे, लेकिन यहाँ लोगों का आना जाना अभी ज्यादा शुरू नहीं हुआ था। ट्रेन के रुकने पर लोगों के मुख्तलिफ तबसरे सुनते सुनते हम स्टेशन की मुखालिफ सिमत को आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहे थे। हम मामूल की रफ्तार से चल रहे थे ताकि किसी को हम पर शुबा न हो सके। रेलवे लाइन के करीब वाक़ सड़क हमारी जाए पनाह थी। यहाँ से मुख्तलिफ सवारियाँ गुजर रही थी। दिल्ली की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रही थी। अभी हम सड़क से कुछ फासले पर थे कि फौज के 2 ट्रक स्टेशन की सिमत से आते दिखाई दिए। दोनों ट्रक उसी तरफ आ रहे थे। हम थरा कर रह गए। फरार की तमाम राहें मसदूद थी। हमारे अलावा सड़क के नजदीक और कोई नहीं था और हम ट्रेन की मुखालिफ सिमत में सफर कर रहे थे। कोई बेवकूफ शख्स भी बखूबी अंदाजा लगा सकता था कि हमारा ताल्लुक ट्रेन के मुसाफिरों से है। तो कुछ न सूझा, हमने बड़ी तेजी के साथ अपना रुख बदला और आहिस्ता आहिस्ता ओझल कदमों के साथ ट्रेन की तरफ चल दिए। ट्रक जू जू नजदीक आते जा रहे थे। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अचानक मेरे साथी को एक तदबीर सूझी और रेलवे लाइन के नजदीक उगी गुजरती घास के करीब पेशाब के बहाने बैठ गया और यही अमल मैंने भी दोहराया। आने वालों ने बजाय शॉर्टकट इस्तेमाल करने के रेलवे लाइन के मुतवाजी अपना सफर जारी रखा और गाड़ी के इंजन के करीब पहुंचते ही दोनों ट्रक रुक गए। दर्जनों जवान छलांगे लगाते बाहर को लपके। वो इस तरह गाड़ी की तरफ राइफलें ताने बढ़ रहे थे जैसे उस पर हमला करने जा रहे हो। हम उन्हें नजर नहीं आते थे या उन्होंने जानबूझकर हमें नजरअंदाज कर दिया था, इसका अंदाजा तो हम न कर सके, लेकिन अपनी तरफ से उनकी गफलत को मैंने तायद गैबी जाना। मैंने अपने साथी को मखसूस इशारा किया और सड़क की सिमत चलना शुरू कर दिया। वो चुपचाप बैठा रहा। जब मैं तकरीबन 10-12 गज दूर चला गया तो वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रहा था कि ट्रेन के मुसाफिरों में से या आने वाले फौजियों में से कोई हमारी हरकत का नोटिस न ले। धड़कते दिल और डगमगाते कदमों से हम किसी न किसी सड़क पर पहुंच ही गए। मैंने वहाँ किसी सवारी का इंतजार करना मुनासिब न समझा और एक नजदीकी रास्ते का रुख किया। करीब ही एक मंदिर से हजन की आवाजें सुनाई दे रही थी। फौजियों ने बड़े मंकूल तरीके से ट्रेन को घेरे में ले रखा था। उनके कुछ ऑफिसर मुख्तलिफ डब्बों में हमें ढूंढते फिर रहे थे और हम उनकी पहुंच से दूर मंदिर के नजदीक अपनी खस्ता हाली का जायजा लेकर ये अंदाजा लगा रहे थे कि हमारा अंदर जाना मुनासिब है या उसी तरफ सफर करते रहना। 5 मिनट के बाद मैं और मेरा साथी मंदिर में दाखिल हो चुके थे। हमने अपने जूते बाहर उतारे और इकट्ठा करने वालों की मंडली के नजदीक उन लोगों में शामिल हो गए। वो बड़े जोर शोर से पूजा पाठ में मसरूफ थे। दोनों जानबूझकर एक दूसरे से फासले पर बैठे थे। इस तरह कम से कम हम में से एक तो महफूज रह सकता था। पहले तो आहिस्ता आहिस्ता आवाजों में आवाजें मिलाते रहे, फिर मुझे अचानक यूं महसूस हुआ जैसे गले में कोई चीज अटक गई है। सामने दरवाजे से एक बादरती थानेदार और सिविलियन कपड़ों में मलबूस 3 आदमी मंदिर में दाखिल हो रहे थे। नजरों ही नजरों में हमने एक दूसरे को तसल्ली दी और आने वाले हालात से निपटने के लिए खुद को तैयार करने लगे। अंदर में मौजूद लोगों ने एक नजर तो आने वालों पर मामूल के मुताबिक जरूर डाली थी, लेकिन किसी ने उनके आने का कोई नोटिस नहीं लिया था। खत्ता अपने जोपन पर थी। शायद थानेदार यहाँ मामूल के मुताबिक आने वाली संगत में शामिल था, हमने सोचा। लेकिन थानेदार और उसके साथियों की बेचैनी से चारों तरफ जायजा लेती नजरें किसी और बात की ही चुगली खा रही थी। पर चूंकि रेलवे स्टेशन के नजदीक मौजूद था, इसलिए हमें ये फायदा जरूर हासिल था कि यहाँ मखसूस लोगों की ही आमदोरफ्त नहीं रहती होगी, बल्कि अक्सर मुसाफिर भी यहाँ पूजा पाठ के लिए आते जाते होंगे। चंद सेकंड के अंदर ही हमने अपनी हालत पर काबू पा लिया। कम से कम मुझे उस बात का एहसास था कि अब पाठ करने वालों में एक नुमाया आवाज मेरी भी थी। दूसरी तरफ मेरे साथी का भी यही हाल था। वो भी बड़े जोशो खरोश से खुशू खुजू के साथ गा रहा था, ओम जी हिजकते हरे। मंदिर की आदाब को मलहूज खातिर रखते हुए उन लोगों ने अपनी जगह से खामखा हिलना चुलना मुनासिब नहीं समझा था। वो मुख्तलिफ कोन में डटे हुए अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन सबके साथ पूजा पाठ में भी शामिल थे। तकरीबन 10-15 मिनट तक वो मौजूद रहे। इस असना में न जाने कितनी मर्तबा हमें अपने खुश्क गले तार करने के लिए थूक निकलना पड़ा। उनके दफा होते ही हमने सुख का सांस लिया। इस असना में प्रसाद भी आ गया। गरम गरम कढ़ा के 2-2 लुकमे जहर मार की और मंदिर के गट्टे गट्टे माहौल को खैर बात कहकर बाहर निकल आए। सूरज मुकम्मल तुलू हो चुका था और लोगों की आमद और रफ्त खासी बढ़ चुकी थी। दिल्ली की चीखों चिल्लाती मार धार करती मखलूक के बीचों बीच रास्ते बनाते हम दोनों पैदल ही एक तरफ को चल
डाल दिए। मुझे दिल्ली के मुतालिक अभी ज्यादा मालूमात हासिल नहीं थी, लेकिन मैं उसके लिए अजनबी भी नहीं था। जसवंत के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचने के लिए अभी 2 घंटे का वक्त हमारे पास मौजूद था। सलसल भाग दौड़ और ज़हनी अज़ियत ने जब मुझे थका डाला तो न जाने मेरे साथी का क्या हाल होगा। ये तो उसका आज़म था जो उसे कशा कशा मेरे साथ लिए जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में उसके मोराल को मराहा। अब हम मुसलमानों के एक होटल के नजदीक पहुंच चुके थे। पहले तो मेरा इरादा यही नाश्ता करने और सताने का था, लेकिन कोई अनजानी कुव्वत मुझे यहाँ जाने से रोक रही थी। जैसे मैं ख्वाब से बेदार हो गया। मेरे तमाम वाकयात एक एक करके मेरी आंखों के सामने घूम गए। इंडियन सिक्योरिटी हुकाम ने कम अज कम मुसलमानों के तो हर होटल पर नजर रखी होगी। जब गौर किया तो हमें यहाँ भी कुछ मुशब्बह सूरत हाल दिखाई दी। हम आगे बढ़ गए और चंद मिनट के बाद ही मैं एक खासे गंजान आबाद इलाके में एक दरमियानी दर्जे के हिंदू होटल में बैठा लंबे चौड़े नाश्ते का ऑर्डर दे रहा था। होटल पहुँचने तक सर्दी गर्मी का कोई एहसास नहीं था। यहाँ आए तो इल्म हुआ कि सर्दी के मारे जहाँ कुल्फी जमी जा रही थी, वहाँ मुसलसल मुशक्कत से हम दोनों फ्लू का शिकार भी हो चुके थे। तादिर नखास्ता नाश्ते के साथ 3-4 कैप्सूल भी निकलने पड़े। तकरीबन 1 घंटा वहाँ गुजारने से मेरे साथी की हालत काफी संभल गई थी। मुकर्ररा वक्त पर हम दोनों एक सिनेमा हॉल का रुख कर रहे थे, जहाँ जसवंत हमारा मुंतजिर था। दिल्ली के तकरीबन सारे ही सिनेमाओं में सुबह स्पेशल शो से ही फिल्म दिखाने का आगाज हो जाता है। हम दोनों एक रिक्शा के जरिए वहाँ पहुँचे थे। सिनेमा हॉल से कुछ फासले पर हम दोनों उतर गए। एक सनसनीखेज मरल आ रहा था, जासूस से जासूस के मुलाहब का मरा। मैंने अपने साथी को हिदायत देकर वहीं खड़ा किया और खुद बड़े मुताद तरीके से चारों तरफ से चौंकना सिनेमा हॉल की तरफ चल दिया। सिनेमा हॉल के दरवाजे के सामने बनी मुख्तलिफ सिगरेट पान की दुकानों पर मैंने सरसरी नजर डाली। कोई मुशब्बह सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने एक दुकान से सिगरेट खरीद कर सुगाया, पान मुंह में रखा और एक कोने में नजरें जमा दी। वहाँ से जसवंत की आमद मुतवक्के थी। मेरी नजरें बार बार बेचैनी से घड़ी की सुइयों का जायजा ले रही थी। गुलाब की घड़ी में 2-3 मिनट बाकी थे। इस असना में मेरा साथी एक करीबी दुकान पर आंख खड़ा हुआ था और मुंह में सिगरेट दबाए मुझ पर ही नजरें जमा रखी थी। हम दोनों बेकाबू दिल की धड़कनों का शुमार कर रहे थे। वक्त मुकर्रर से तकरीबन 1 मिनट बाद मैंने जसवंत को सिनेमा हॉल से बरामद होते देखा। वो शायद अंदर फिल्म के पोस्टर देख रहा था। प्लान के मुताबिक उसने एक सिमत को चलना शुरू किया और आध फरलांग तक जाकर वापस पलट आया। ये उस बात का सिग्नल था कि वो जालिमों की दस्तबर्द से बच निकला है और खतरे की कोई बात नहीं। खालिफ सिमत से मैं भी पान छुपाता और सिगरेट के धुएं मरगोले बनाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने भी उसे सेफ सिग्नल हिफाजती इशारा मुहैया कर दिया था। एक दूसरे के महफूज होने के यकीन ने हमारा महरून खून बढ़ा दिया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, शिद्दत जज्बात से मखलूब होकर वो मुझसे लिपट गया। हम दोनों ने एक दूसरे की पीठ थपाकर हिम्मत की बात दी। चंद सेकंड के बाद जसवंत दूसरे साथी से बगलगीर हो रहा था। उसने 4 आदमियों का हाक्स पहले से रेस रा करवा लिया था। हाक्स में पहुंचते ही हम तीनों बारी बारी खखला कर हंस पड़े और हंसते हंसते एक दूसरे से लिपट गए। कल से आज तक रोनमा होने वाले वाकयात के मुतालिक गुफ्तगू करना हम में से किसी ने भी मुनासिब न समझा। हमें खुशी और इत्मीनान के जो चंद लम्हात मुयस्सर आए थे, गनीमत जानकर हम सिर्फ इंडियन इंटेलिजेंस की बोखलाट से लुत्फअंदोज हो रहे थे। अपनी तकलीफ और आने वाले बदतरीन हालात के मुतालिक सोचकर हम इन गनीमत लम्हों को खोना नहीं चाहते थे। फिल्म बड़ी रोमांटिक थी। चली तो पूनम मेरे मन मंतर में आ पड़ी। पूनम जो गिनायत थी, जो फिजाओं में हमेशा से रचा बच्चा कभी न खत्म होने वाला खूबसूरत गीत थी। वो दंग के खूबसूरत रंगों का इख्तराज थी। समंदर के बैठने पर तैरने वाले वो लाइट हाउस थे। में भटक जाने वाले माखियों को रास्ता दिखाते हैं। जरा सुकून मिला और वो मेरे नहा खाना से निकल कर सामने आ खड़ी हुई। कहाँ पहुँच गए? सोचों में गुम देख कर जसवंत ने पूछा। हम तीनों खासे बेतकल्लुफ हो चुके थे। जन्नू में मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तो अच्छा हुआ जल्दी वापसी हो गई, हमारे नए साथी ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके।